हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि कल का वीडियो जो आपको पोस्ट हुआ था वो क्या था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो उसमें हम लोग जाने क्या क्या थे, मतलब भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो भ्रूण का विकास होता कैसे है, हम लोग कहाँ से जाने थे, भ्रूण का विकास कहाँ से होता है। सबसे पहले हम लोग ने ये जाना था कि मेल एंड फीमेल पर्सन होते हैं, दोनों में फ्यूजन होता है। फ्यूजन के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, मतलब वो निषेचित होते हैं और निषेचन के बाद क्या होते हैं, उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जबकि जाइगोट जो बनते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, वही जाइगोट क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। तो जब उनका ग्रोथ होना शुरू होगा तो उनके अंदर कुछ विभाजन की भी क्रियाएं होंगी उनके अंदर। ठीक है, इस तरह की कुछ क्रियाएं होंगी। तो वो प्रोसेस हमने कल आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेज वो कहाँ से शुरू हुए थे, उनके अंदर विदलन हुआ था। जो जाइगोट बने थे उनमें क्या हुआ था, विदलन हुआ था, मतलब क्लीवेज वाली प्रोसेस चली थी। ठीक है, सेकेंड आपका क्या था, मारुला कंडीशन। सेकेंड आपका क्या था, मारुला स्टेज था। और थर्ड मैंने आपको कल बता दिया था कि हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, ब्लास्टुला भवन पढ़ेंगे। जबकि कल ही आपको बता दिया गया था कि इनके चारों तरफ, मतलब मारुला की जब कोशिकाएं बन जाती हैं तो उनमें 16 कोशिकाओं वाली गेंदनुमा एक संरचना बनती है। ठीक है, उनके चारों तरफ गेंदनुमा संरचना बनती है और कुछ बीच में, मतलब कुछ परिधीय भाग भी बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना, याद मैंने बताया था कि ट्रोफोब्लास्ट करते हैं। वही ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है कि बाद में, मतलब कुछ समय पश्चात क्या होगा, वो विकसित होगा और वो विकसित होकर के किसका निर्माण करेगा, प्लेसेंटा का निर्माण करता है। प्लेसेंटा को हिंदी में अफरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा यानी हर जगह प्लेसेंटा। ठीक है ना, अब हम जान लेते हैं कि जो ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टुला भवन होता है वो होता क्या है। ये सारे नेम है साइंस के, इसके कोई और भी नेम नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हीं नामों से इनको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ब्लास्टुला क्या होता है, कह रहे हैं कि गर्भाशय में पहुंचकर मारुला की कोशिकाएं, जो मारुला होती है उनमें 16 कोशिकीय कोशिकाओं वाली जो गेंदनुमा संरचना बनती है ना, कह रहे हैं कि गर्भाशय में पहुंचकर मारुला की कोशिकाएं गर्भाशय की ग्रंथियों से स्रावित, जैसा कि आपको बताया गया था कि जो गर्भाशय की ग्रंथि होती हैं, ठीक है, जो वहाँ ग्लैंड्स होती हैं, उनसे क्या होते हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं ना, बताई थी ना मैंने कि, तो वही कह रहे हैं कि ग्रंथियों से कुछ इस तरह के पोषक पदार्थ स्रावित होते हैं। ठीक है, उस पोषक पदार्थ जो स्रावित होते हैं उनको क्या करते हैं, वो ग्रहण करने लगते हैं, उसको वो एब्जॉर्ब लेने लगते हैं, ग्रहण करने लगते हैं। और भ्रूण की उपस्थिति, मतलब भ्रूण की उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, अनेक विदलनों के पश्चात, कह रहे हैं कि जो भ्रूण वहाँ थी उनके अंदर जो उपस्थित कोशिकाएं थी वो तो बार बार उनके अंदर विदलन की क्रियाएं हो रही थी, उनके अंदर क्लीवेज प्रोसेस चल रहा था। उसके पश्चात वो एक गोली, मतलब खोखली, बीच में पूरी तरह से खोखला और चारों तरफ से गेंद के शेप के आकार की, गेंद के रूप में क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। क्या समझा आपने कि गर्भाशय में पहुंच करके कौन, मारुला की कोशिकाएं, वहां पे उपस्थित जो पोषक पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उसको वो ग्रहण करने लगती हैं। क्या वो खुद के लिए ग्रहण करती, नहीं, अभी आगे आपको आ जाएगा कि वो जो भोजन ग्रहण करती है वो किसको देती हैं, भ्रूण को दे देती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पोषक पदार्थ को ग्रहण करने लगती हैं भ्रूण की में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, जिनमें अनेक विदलन होते हैं, जिनमें अनेक परिवर्तन होते हैं, इनके पश्चात को एक खोखली गेंद के नुमा, कैसे, एक खोखली गेंद के नुमा या गेंद के रूप में वो व्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक है, इस गुहा में, ठीक है, कह रहे हैं जिसके कारण ये एक गुहा, अरे जब खोखली हो गई, चारों तरफ से गेंद के शेप के आकार की हो गई, तो वो गुहा ही पूरी गुहा का निर्माण कर देती है। उसी गुहा को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। उस गुहा का नाम क्या होता है, ब्लास्टोसील। कौन सी गुहा, जो अनेक विदलन, भ्रूण में जब परिवर्तन हो रहा था उसके फलस्वरूप वो एक खोखली गेंद नुमा जो गुहा बना ली थी, उसी गुहा को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। तथा भ्रूण को उस
गुहा के अंदर तो भ्रूण भी होगी ना, तो उस गुहा तथा भ्रूण को क्या कहेंगे, ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला को एक और नाम से जानते हैं, उसको वो क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कहाँ से होता है, ठीक है ना, ज्यादातर ब्लास्टोसिस्ट के नाम से ही जानते हैं। ब्लास्टुला भवन आपको कहीं भी ब्लास्टोसिस्ट मिल सकता है, ब्लास्टोसील मिल सकता है। तो इनका निर्माण कहाँ से हो रहा है, तो आप क्या बताओगे कि भ्रूण की उपस्थिति में कोशिकाएं अनेक विदलन करने के पश्चात क्या करती हैं, एक खोखली गेंद की नुमा संरचना बनाती हैं। ठीक है ना, एक खोखली गेंद की नुमा की संरचना बनाती हैं, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण उसे क्या करते हैं, गुहा के नाम से जानते हैं। क्या, जिसके कारण उसको हम जिसके कारण एक गुहा का निर्माण वहाँ हो जाता है, ये कह लीजिए, जिसके कारण वहाँ गुहा का निर्माण हो जाता है, और उसी गुहा को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील करते हैं, तथा उनमें उपस्थित जो भ्रूण होते हैं, जिन भ्रूण को क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक, अब क्या जानेंगे, क्या आपका ब्लास्टुला का निर्माण हो गया। अब इधी में जब परिवर्तन होता है ना, ट्रोफोब्लास्ट में परिवर्तन होता है, तब तो आपका प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो अगली हेडिंग आपका है प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अगला हेडिंग आपका क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, वही धीरे धीरे क्या होंगे, विकसित होंगे, डेवलप करेंगे, और इसका निर्माण कर देते हैं, अफ्रा या प्लेसेंटा का निर्माण कर देते हैं। कल मैंने आपको ये चीजें बता दिया था, लेकिन आज इसको थोड़ा सा विकसित पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। कह रहे हैं कि ब्लास्टुला के बाहर, ब्लास्टुला इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की संरचना इस टाइप से होता है। ठीक है ना, तो इन्हीं के बाद कह रहा है कि ब्लास्टुला के बाहर की ओर कोशिकाएं की एक परत पाई जाती है। ब्लास्टुला के बाहर की ओर एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो आपका ट्रोफोब्लास्ट क्या हो गया, ये कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं से, उसी ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं से क्या होते हैं, प्लेसेंटा का निर्माण होता है, या प्लेसेंटा बनते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा कि जो ब्लास्टुला थी, जो ब्लास्टुला का स्टेज है, उनके चारों तरफ एक परत पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अभी मैं बता ही नहीं हूँ कि ट्रोफोब्लास्ट से ही प्लेसेंटा का निर्माण हो रहा है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा कि ब्लास्टुला के बाहर की ओर की जो कोशिकाएं, जो लेयर पाई जा रही है, परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं जब विकसित होंगी, मतलब थोड़ी और बड़ी होंगी, उनके अंदर थोड़ा और ग्रोथ होगा, तो वो क्या करेंगी, प्लेसेंटा का निर्माण करेंगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि डिफिनीशन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा जो होती है उसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे जो प्लेसेंटा होती हैं वो फीमेल पार्ट्स में ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा भ्रूण का मादा गर्भाशय की भित्ति के साथ अस्थायी संबंध, मतलब डायरेक्टली वो उनसे नहीं जुड़ी होती, लेकिन अस्थायी रूप से क्या होती हैं, वो उनसे जुड़ी रहती हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो प्लेसेंटा है ये भ्रूण वाला भाग होता है। जो प्लेसेंटा है वो भ्रूण का मादा गर्भाशय की गर्भ वाले भाग में, तो किसके, मादा, फीमेल में, मादा गर्भाशय की भित्ति के साथ एक अस्थायी संबंध है। वो संबंध किस लिए है, क्योंकि भ्रूण को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो वो अपनी माँ से ही तो लेती है ना, इस वजह से वो उनसे क्या जुड़ी रहती हैं, नाभि के द्वारा। ठीक है ना, नाभि के द्वारा वो अपनी माँ से जुड़ी रहती हैं, उसी नाभि के द्वारा उनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलता रहता है, और वो उसके साथ साथ भी जो उनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इन्वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसी नाभि के द्वारा ही CO2 के रूप में
अपनी मदर को देते हैं, माँ में छोड़ देते हैं। ठीक है ना, यही प्रोसेस है, इसी को हमको समझाना है। प्लेसेंटा भ्रूण का मादा गर्भाशय की भित्ति के साथ एक अस्थायी संबंध होता है, जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर, करें कि जिसके द्वारा क्या, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो और माता के रुधिर, मतलब उसके मदर के ब्लड के साथ जिनमें पदार्थों का विनिमय होता है। ठीक है, जिनमें पदार्थों का विनिमय होता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आप भोज्य पदार्थ लेते हैं तो उनसे ऊर्जा भी मिलता है और कुछ कार्बनिक पदार्थ भी आपके रुधिर के साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो पदार्थों का विनिमय होता है। यह अकेला ऐसा अंग है, प्लेसेंटा एक ऐसा अंग है जो जंतुओं मतलब 2 जंतुओं के ऊतक से बनता है। हो गया ना, एक भ्रूण वाला भाग हो गया, एक उसकी मदर का भाग हो गया ना, 2 हो गए, से बनता है। कह रहे हैं कि एम्ब्रियो मतलब भ्रूण प्लेसेंटा द्वारा मादा से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन ग्रहण करता है। क्या करता है, भ्रूण प्लेसेंटा के माध्यम से, अफ्रा के माध्यम से ही वो अपनी माँ से जुड़ा होता है, उसी के द्वारा अपनी माँ से वो भोज्य पदार्थ एवं ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है, तथा उत्सर्जित पदार्थ को CO2 के द्वारा मादा को दे देता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कहा गया। प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्लेसेंटा, आपको बार बार प्लेसेंटा नाम आ रहा है, तो क्या है, वो भ्रूण वाला भाग है, भ्रूण के साथ मतलब वो उनकी माता से जुड़ने का भाग है। बोल रहा है कि उनका अस्थायी संबंध है। ठीक है, जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का क्या कर रहा है, जिसके द्वारा, इसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। भ्रूण में तथा उनकी माता से, मतलब उनमें जो रुधिर होती है, जो पदार्थ होते हैं, उनका आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। यह अकेला एक ऐसा अंग है जो जंतुओं के उदक से बनता है। कह रहे हैं कि यह एक ऐसा अंग है जो 2 जंतुओं के टिश्यू के मिलने से बनता है, 2 मतलब भ्रूण और माँ। एम्ब्रियो प्लेसेंटा द्वारा, कह रहे हैं कि जो एम्ब्रियो होता है वो प्लेसेंटा के ही द्वारा क्या होता है, माँ से, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा ही, प्लेसेंटा द्वारा माँ से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा उत्सर्जित पदार्थों को CO2 के रूप में माँ को क्या करता है, दे देता है। जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ठीक है, इंक्रीज उसको कर देता है माँ को। ठीक, आगे हमको देखना है सगर्भता काल क्या होता है। ठीक है, सगर्भता काल क्या होता है, तो ये क्या होता है सगर्भता काल, सगर्भता काल क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जिसको हम प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब हम देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है। ठीक है, कह रहे कि गर्भावधि मतलब जो गर्भ की अवधि होती है, गर्भावधि निषेचन फर्टिलाइजेशन से शुरू होती है और शिशु के जन्म तक, कब से, मतलब जब फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तब से वो स्टार्ट हो जाती है और शिशु की जन्म मतलब जब तक का कि चाइल्ड का जन्म ना हो जाए, बच्चे का जन्म ना हो जाए, तब तक ये काल चलता रहता है। तो इसके बीच के जो मतलब समय होते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं या सगर्भता काल कहते हैं। ठीक है ना, कह रहे कि इस दौरान होता क्या है, इसके दौरान माँ का जो गर्भ होते हैं वो माँ की गर्भाशय में वृद्धि करता है। ठीक है ना, इसी टाइम में बस जानिएगा, सामान्य ज्ञान इसमें भी जानना है कि बस जनरल सा होता क्या है। तो आपने ये जान लिया कि जो गर्भावधि होता है, गर्भ की अवधि जो होता है, मतलब जब से वो भ्रूण वहाँ जाइगोट वहाँ बनना शुरू हो जाता है, ग्रोथ करना शुरू कर देता है, तब से लेकर के मतलब निषेचन के टाइम से लेकर के शिशु के जन्म तक के समय को सगर्भता कहते हैं। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। इसके दौरान गर्भ क्या करता है, माँ के गर्भाशय में वृद्धि करता है। इसी प्रोसेस के दौरान जो गर्भ होते हैं, जो जाइगोट वहाँ बनते हैं, वो उसी गर्भाशय में रह करके क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। यह अंतिम कह रहे कि यह कब से गिना जाता है उनके ग्रोथ का समय, कि वो कब से उनका ग्रोथ शुरू हो गया है। तो यह अंतिम आवर्त चक्र, मैच्यूरेशन साइकिल का जो चक्र होता है, ठीक है। मैच्यूरेशन साइकिल की अभी हमने पढ़ाया ना कि उनकी जो टाइमिंग होती है वो 28 दिन के बाद होता है और 4 से 5 दिन का होता है। तो उनकी जो लास्ट डेट होती है उसी दिन से उनको क्या किया जाता है, गिना जाता है। महिलाओं में सगर्भता काल मतलब प्रेगनेंसी पीरियड जो होती है वो 270 दिन की होती है। कितने दिन की, 270 दिन की होती है। या कह देते हैं कि 36 हफ्तों की होती है, या कह देते हैं कि 9 मंथ की होती है। ये तीनों जानिएगा कि 9 महीने की भी होती है, वही चीज़ है। 9 महीने में ही आपका 36 सप्ताह होते हैं या 270 दिन, ठीक है। ये होता है आपका। आगे क्या हम जानेंगे कि प्रसव। प्रसव मतलब चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म। तो ये प्रोसेस जब गर्भावधि जब पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक, आप जानते होंगे। ऐच्छिक पेशियां जो हमारी इच्छाओं के अनुसार काम करती हैं। जैसे हाथ को हमें कहीं चलाना है तो हम खुद हमारी इच्छा करेगी तो ही चलाएंगे ना। पैर को चलाना है तो हम जाना चाहेंगे तभी तो जाएंगे। बोलना मतलब बोलना चाहेंगे तो ही बोलेंगे। लेकिन अचानक सा पलक का झपकना, वैसे तो हम चाहें तो कई बार झपकाएंगे, लेकिन पलक का कभी कभी अचानक कीड़े सामने आ जाते हैं और अपनी आँखें जो होती हैं वो तुरंत ही बंद हो जाती हैं। आप कभी कभी कोई घटना होना होता है, अचानक से आपको वहाँ से हाथ हट जाता है, पैर हट जाता है, जिसको आप जानते भी नहीं हो। अचानक से अभी कोई मारने आ रहा होता है, आप गर्दन अपने आप से ही हट जाती है, ठीक है। अचानक से कोई मार दे तो वो तो अलग है, लेकिन अब जैसे हृदय का धड़कना, तो क्या आप अपने अनुसार हृदय को धड़का रहे हैं? हृदय की जो धड़कन होती है वो तो अनैच्छिक हो गई ना, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, वो हमारी इच्छा के तो अनुसार नहीं हो रही है ना। सांसों का चलना ये भी हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से जो होती हैं गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं वो भी अनैच्छिक ही होती हैं। तो उनमें तीव्र मतलब तेजी से संकुचन होता है, ठीक है। वो तेजी से सिकुड़ना शुरू हो जाती है, संकुचित होना शुरू हो जाती है। और प्रसव के समय मतलब चाइल्ड बर्थ के समय गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में होने वाले संकुचन प्रसव संकुचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रसव संकुचन कहलाते हैं, मतलब चाइल्ड बर्थ कहलाते हैं। जब उनकी पेशियों में क्या होंगी, संकुचन होंगी, तो जो उसमें गर्भाशय में पल रहे बच्चे होते हैं उनमें प्रेशर पड़ेगा और उसी प्रेशर के कारण वो क्या होते हैं, नवजात शिशु गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आपको जानने की जरूरत थी कि चाइल्ड बर्थ होते क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको डीप जानने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए सिंपली हमने इतना ही बता दिया कि गर्भावधि मतलब जब गर्भाशय की टाइमिंग पूर्ण हो जाएगी, गर्भ वाली टाइमिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद गर्भाशय की जो पेशियां होंगी उनमें तीव्र तेजी से संकुचन होना शुरू होगा। और प्रसव के समय चाइल्ड बर्थ के समय ये अनैच्छिक पेशियों में होने वाला संकुचन कहलाता है प्रसव संकुचन, ठीक है। नवजात शिशु जब वो संकुचन होता है तेजी से, तो गर्भ में पल रहे जो शिशु होते हैं उन पे तेजी से दबाव पड़ता है और उसी दबाव के कारण तो नवजात शिशु क्या होते हैं, गर्भाशय से बाहर निकल आते हैं, ठीक। अब गर्भाशय से डायरेक्टली बाहर आते तो आप देखे होंगे कि वो किसी नाभि के द्वारा, ठीक है। आगे भी जानेंगे थोड़ा सा। यह गर्भाशय की नाभि नाल द्वारा क्या होते हैं, यह गर्भाशय की नाभि नाल द्वारा, गर्भाशय की नाभि नाल द्वारा जुड़ी होती हैं,
धागे से बांधकर, और कह दीजिए कि जब वो जिस धागे से जुड़ी होती है उसको फिर क्या किया जाता है, ब्लेड से काट करके अलग कर दिया जाता है। ठीक, बस आपका ये लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आप इस तैयारी में लग जाइएगा। कुछ क्वेश्चंस आप नोट करिए तो, और आप प्लीज इसका जवाब देंगे। प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्रावण किस भाग से होता है? प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्रावण किस भाग से होता है या कहाँ से होता है, ये कर लो। हो गया? अगला लिखिएगा, मानव शुक्राणु के किस भाग से, मानव शुक्राणु के किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं? ठीक, हो गया? सुक्रिय प्रद्रव्य क्या होते हैं? ये 3 क्वेश्चन का जवाब आप फिर व्हाट्सएप पे देंगे। ओके, थैंक यू।